हेलो गाइज, वेलकम टू जॉर्ज क्लासेस। आज हम लोग क्लास 6 के 4 चैप्टर जो कि रेखा गणित है यानी ज्योमेट्री है, आज उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज हम लोग 4 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे जो कि ज्योमेट्री है, मतलब ये रेखा गणित का पहला पार्ट है 4th चैप्टर। इसके बाद भी रेखा गणित की आगे भी चैप्टर है 5th 6, वो भी देखेंगे। तो पहले जानते हैं कि ज्यामिति, इसे ज्यामिति कहते हैं। तो ज्यामिति मतलब क्या होता है? रेखा गणित में पहले आता है ज्यामिति, ज्यामिति के अंदर आता है रेखा गणित। तो ज्यामिति में क्या होता है कि ज्या मतलब होता है भूमि। ये जो ज्यामिति है उसका कुछ मतलब है। ज्यामिति मतलब होता है कि भूमि मापन, या जो हमारा अर्थ है, अर्थ के भूभाग का मापन, उसे कहते हैं हम लोग क्या, ज्यामिति। तो ज्या मतलब वो हुआ भूमि, और मितीय यानी मेट्रॉन, मितीय मतलब क्या हुआ, मापन। तो ज्यामिति का जाहिर से मतलब है क्या हो गया, ज्यामिति मतलब हो गया भूमि का मापन, भूमि मापन। भूमि मापन को ही हम लोग क्या कहते हैं, अगर भूमि मापन को ही हम लोग क्या कहते हैं, ज्यामिति कहते हैं। भूमि मापन को ज्यामिति कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आते हैं कि ज्यामिति का वास्तविक में यूज क्या क्या है। तो ज्यामिति का यूज हम लोग देखते हैं कि इंजीनियर जो होते हैं वो सब करते हैं, और जो शिल्पकार यानी आर्किटेक्चर होते हैं, जो घर उर का नक्शा बनाते हैं, घर वगैरह का नक्शा, तो अगर उन सब चीज़ों में यूज होता है। लेखपाल हुए तो वहाँ पे अगर किसी उनके खेत उत का अगर क्षेत्रफल निकालना हुआ कि कितना है उसका खेत, मतलब कितने सरफेस एरिया में, तो वो भी बताया जाता है, मतलब कितना फैला हुआ। तो इन सब चीज़ों का यूज, ज्योमेट्री का यूज इन सब में है। यहाँ पे बेसिक पॉइंट बस एक ही क्वेश्चन बन सकता है क्या, कि ज्यामिति किसे कहते हैं, कि भूमि के मापन को ही ज्यामिति कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इस ज्यामिति में दो पार्ट आ गए। बिंदु, बिंदु क्या है, बिंदु एक चिन्ह है। जो हम लोग ज्यामिति में पहला पार्ट पढ़ेंगे वो क्या है, बिंदु। बिंदु क्या है, एक चिन्ह है, इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। यानी ये जो दिखाया गया, इस प्रकार हम बिंदु को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, जिसका ना ही लंबाई होती है और ना ही चौड़ाई होती है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारा बिंदु है उसका ना ही लंबाई है और ना ही चौड़ाई है। जैसे देख रहे हैं, इसका ना ही लंबाई दिख रहा है और ना ही चौड़ाई दिख रहा है। तो अगर किसी भी एक डॉट पॉइंट को, एक छोटा सा पॉइंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। बात आती है कि ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि बिंदु क्या होती है, एक ऐसे चिन्ह होती है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। और इस बिंदु की ना ही लंबाई होती है ना ही चौड़ाई होती है। ओके, और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने वाली, बिंदु से रिलेटेड। शायद एमसीक्यू में आ जाए कि, एमसीक्यू में ये आ सकता है, यानी बिंदु आयामहीन होती है। आयामहीन मतलब हम लोग देखे पढ़े होंगे कि कई लोग बात करते हैं 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। यानी पहले एक होता है 0 आयाम, फिर 1 आयाम, 2 आयाम, अभी इसका मतलब बता रहा है, और 3 आयाम। ये सब चीज़ें हैं, 0 आयाम, 1 आयाम और 3 आयाम। अब ये कहते हैं 0 आयाम, 0 आयाम उसे कहते हैं, यानी जिस जिस चित्र में या जिस चीज़ में क्या हो, ना ही लंबाई हो, ना ही लंबाई हो, लंबाई का शॉर्ट फॉर्म है, और ना ही चौड़ाई हो, ना ही लंबाई हो ना ही चौड़ाई, उसे हम क्या कहते हैं, 0 आयाम। इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं 0 डायमेंशन, 1 डायमेंशन। तो इसे हम हिंदी में डायमेंशन को आयाम कहते हैं। यानी उसका कोई आयाम ही नहीं, आयाम मतलब कि ना ही उसके पास लंबाई है ना ही चौड़ाई है, तो उसे 0 आयाम कहेंगे। अगर उसके पास सिर्फ लंबाई है तो क्या कहेंगे, 1 आयाम। जैसे मान लीजिए ये पेन हुआ, या अगर हम देख सकते हैं कि एक पतला धागा हुआ, जैसे इसे ही हम देख सकते हैं, ये वायर है, तो ये वायर है, तो इस वायर के पास लंबाई है, कोई चौड़ाई नहीं है इस वायर के पास। या जो भी हम सिलाई मशीन में धागा यूज़ करते हैं उसकी सिर्फ लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती। तो वो क्या होता है, इसमें इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, बिंदु हो गया। और एक आयाम, एक आयाम में आ जाता है हम लोग का धागा। एक आयाम जिसमें सिर्फ सिर्फ लंबाई हो, सिर्फ लंबाई हो, ये लंबाई है। जिसमें जैसे हम लोग क्या कर दिए, धागा हो गया और तार हो गया, इन सब चीज़ों में सिर्फ लंबाई होती है काफ़ी। और दूसरा हो गया 2 आयाम। 2 आयाम किसे कहेंगे, कि जिसमें लंबाई भी हो, लंबाई और
चौड़ाई दोनों हो, लंबाई और चौड़ाई दोनों हो, दोनों हो। जैसे हम देख रहे हैं कि ये हमारा पेज है, इस पेज में अगर हम इसे मान लें, ये क्या हो गया हमारा लंबाई हो गया और ये क्या हो गया चौड़ाई हो गया। हम जिस घर में भी रहते हैं, घर का जो फर्श होता है उसमें देखते हैं फर्श में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होता है, तो उसे हम कहते हैं दो आयाम। यानी जीरो आयाम जिसमें ना ही लंबाई हो ना ही चौड़ाई हो ना ही ऊंचाई हो, एक आयाम जिसमें लंबाई हो, दो आयाम जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों हो, और तीन आयाम, तीन आयाम किसे कहेंगे, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो, सॉरी दिख नहीं रहा, तीन आयाम किसे कहेंगे, लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो, ऊंचाई हो। जैसे हम लोग के घर हो गया, जो हम लोग घर घर में जिस रूम में रहते हैं उसमें देखते होंगे कि नीचे लंबाई चौड़ाई हो गया और फिर ऊपर तक जो गई रहती है वो चौड़ाई हो जाता है। जैसे अभी मैं एग्जांपल ले ले रहा हूँ, कमरा हो गया, मतलब कमरा मतलब रूम, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं कमरा। अब एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे ये मेरे पास बुक है, तो इस बुक का ये क्या हो गया, ये लंबाई हो गया, यहाँ लिख दे रहा, ये क्या हो गया, लंबाई हो गया ये वाला भाग। अब ये वाला क्या हो गया, चौड़ाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया। अब फिर हम देख रहे हैं कि ये जो बुक है ऐसे है, तो इसका ये लंबाई हो गया, ये भाग चौड़ाई हो गया, और जो ये वाला पार्ट बचा है ये क्या हो गया, ऊंचाई हो गया, ऊंचाई हो गया। तो इससे हम देख लीजिए क्या कि जिस चीज़ के पास लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो उसे हम कहेंगे वो क्या है, तीन आयाम है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे, यहाँ हमने बात कर लिया था क्या, बिंदु के बारे में। बिंदु के बाद हमने आयाम के बारे में जान लिया कि आयाम कितने टाइप के होते हैं। आयाम मतलब कि जीरो आयाम, एक आयाम, दो आयाम, तीन आयाम। जीरो आयाम बिंदु में जीरो आयाम होता है। अब आ गया रेखा, रेखा पढ़ते हैं। रेखा एक आयाम का चित्र होता है, हमें पता है कि अभी हमने पढ़ा कि जिसमें सिर्फ लंबाई हो वो एक आयाम कहलाता है, यानी इसे ऐसे लिख सकते हैं, वन आयाम। तो रेखा एक आयाम का चित्र होता है जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। एक बात पे और गौर कीजिएगा कि ये एक आयाम को 1D भी लिखा जाता है। हो सकता है कि एमसीक्यू में ऐसे 1D करके लिखा, वन डायमेंशन, जैसे आयाम को इंग्लिश में कहते हैं डायमेंशन, तो ऐसे आ जा सकता है। कभी 2D लिख देता है, 3D लिख सकता है, 1D लिख सकता है, 0D। तो इसका मतलब यही हुआ कि दो आयाम, तीन आयाम, जीरो आयाम, एक आयाम। ये इस पॉइंट पे भी आप लोग ध्यान देंगे। अब देखिए रेखा क्या होता है, रेखा एक आयाम का चित्र होता है। हमें पता है कि रेखा में ये एक रेखा है, इसमें सिर्फ लंबाई है, चौड़ाई है ही नहीं है, तो क्या हुआ, एक आयाम हुआ जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। यानी हमें पता है कि अगर इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता, ये आगे बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। इसीलिए हम ऐसे तीर दिखा देते हैं कि ये बहुत दूर तक जा रहा है, आगे बढ़ता ही जा रहा है। और दोनों तरफ का कोई अंत बिंदु नहीं है, तो क्या करें, दोनों तरफ ऐसे तीर लगा दिए। तो ये क्या हुआ कि रेखा एक आयाम का चित्र होता है जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता, ये बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। दिखाया गया तो इतना छोटा है, लेकिन ये ऐसे बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। असल में उनको पेज पे लिखना है तो ऐसे बताया जा रहा है। तो रेखा आप लोग समझ गए होंगे कि रेखा क्या होता है। रेखा एक आयाम का चित्र होता है। अब रेखा का ये एक पार्ट है रेखाखंड। रेखाखंड, तो रेखाखंड क्या होता है कि रेखाखंड एक प्रकार की रेखा है। रेखाखंड एक प्रकार की रेखा है जिसके दो अंत बिंदु हैं, उसे रेखाखंड कहते हैं। यानी जिस लाइन के हमने अभी पढ़ा है रेखा, रेखा का क्या होता है कि कोई अंत बिंदु नहीं होता है, और अगर इसी रेखा के दो अंत बिंदु हो जाते तो इसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि अगर दो बिंदु फिक्स हो जाए, जैसे मान लीजिए यही हमारा ये पेन हुआ, इसके दो, देखिए इसकी लंबाई यहाँ से लेकर और यहाँ तक है ही है, तो इसका क्या हुआ, एक पॉइंट यहाँ फिक्स है और एक पॉइंट यहाँ फिक्स है। ये भी एक लाइन ही है, लेकिन लाइन के दो बिंदु फिक्स हैं, यानी दो बिंदु, अंत बिंदु क्या है, दो अंत बिंदु हैं, एक यहाँ पर हो गया और एक यहाँ पर हो गया, तो हम इस लाइन को क्या कहेंगे, रेखाखंड कहेंगे। और अगर मान लीजिए हम लोग के पास अगर जो पोल पे लाइट वाली वायर लगी रहती है, तो वो वायर जो होती है काफ़ी लंबा, बहुत ज़्यादा दूर तक हम लोग उसका अंत देख ही नहीं सकते, इतना ब्रॉड एरिया में फैला रहता है। तो कहते हैं क्या कि उसे हम लोग कह सकते हैं वो रेखा है। क्यों, क्योंकि उसका अंत बिंदु हमें पता ही नहीं है। जिसका अंत बिंदु ना पता हो दोनों तरफ का, तो उसे हम कहेंगे रेखा। और जिसका दो, अगर वो दोनों बिंदु
का अंत बिंदु पता है, यानी किसी रेखा का दो अंत बिंदु पता है तो उसे हम क्या कहेंगे, रेखाखंड कहेंगे। अब बताएं रेखाखंड के अंत बिंदु ए और बी हैं। इसमें बताया गया कि ये एक रेखाखंड है, इसके ए और बी क्या है, अंत बिंदु है। अंत बिंदु मतलब कि इसके आगे रेखा नहीं बढ़ेगा, अब इसके आगे नहीं बढ़ेगा, इसकी लंबाई बस इतना ही है। अगर ये 5 मीटर है तो 5 ही मीटर में, कहने का सेंस अंत बिंदु का मतलब ये हुआ। हाँ, यहाँ लिखा है अब रेखाखंड ए तथा बी आगे नहीं बढ़ सकती, यानी ए से आगे और बी से अभी आगे नहीं बढ़ सकती, इसलिए क्योंकि इसके अंत बिंदु है। अब हम बात की कि रेखाखंड में बस लंबाई होती है, इसीलिए रेखा को एक आयामी यानी वन डायमेंशन कहते हैं। एक आयाम क्या होता है, रेखा होता है। रेखा भी एक आयाम होता है और रेखा खंड भी होता है। तो एक आयाम, जीरो आयाम का सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है क्या, बिंदु, और एक आयाम का एग्जाम्पल क्या हो गया, रेखा हो गया और रेखा खंड हो गया। तो रेखा ही बस बोल सकते हैं, रेखा खंड तो रेखा ही का वो है, छोटा सा पार्ट है। अब हम लोग बात करते हैं कि प्रतिच्छेदित रेखाएं, यानी हमने अभी पढ़ा रेखा पढ़ा, रेखाखंड पढ़ा, अब पढ़ते हैं रेखाखंड में कब दो रेखाओं को प्रतिच्छेदित कहेंगे और समांतर कहेंगे। ये 2 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समांतर आगे आएगा। प्रतिच्छेदित, प्रतिच्छेदित मतलब कि दो रेखाएं जब ऐसे कट करती हैं, हमें पता है कि दो रेखाएं कट करेंगी तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेंगी। ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि दो रेखाएं सिर्फ एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित होती हैं, यानी काटती हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ लें प्रतिच्छेदित रेखाएं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती हैं तो उसे प्रतिच्छेदित रेखाएं कहते हैं, और जो बिंदु होती है इसे क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदित बिंदु। प्रतिच्छेदित बिंदु काफ़ी इजी पॉइंट है कि प्रतिच्छेदित, प्रति मतलब दो हैं और दो आपस में प्रति मतलब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, छेद रहे हैं। छेद मतलब कि एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ऐसे काटना हो गया। जैसे इस जो प्रतिच्छेदित मतलब इससे भी हम लोग गेस कर सकते हैं कि दो लाइन जब किसी एक पॉइंट पे अपने आप को कट कर रहे हैं तो उसे हम क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। और जो बिंदु हो गया उसे कहेंगे प्रतिच्छेदित बिंदु। यहाँ पे जो बिंदु हो गया उसे कहेंगे प्रतिच्छेदित बिंदु, और जो रेखा हो गई इन दोनों रेखाओं को क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदित रेखाएं कहेंगे। अब देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कभी भी दो रेखाएं जब कट करेंगी तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे, इसे हम अगर मान लीजिए ऐसे कर दें तो भी एक ही रेखाएं पर आ रही है, एकदम पास ला दें, एकदम ऐसे पास तो भी एक ही रेखाएं पर। अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दें, ये पहली रेखा हो गई L1 मतलब लाइन फर्स्ट, और दूसरी रेखा इसके ऊपर हो गई ऐसे ही, तो हम देख रहे हैं कि कितने इसके यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रतिच्छेदित करने पर कितनी रेखा बिंदु मिलती थी, सिर्फ एक प्रतिच्छेदित बिंदु। यहाँ प्रतिच्छेदित नहीं कर रहा, एक दूसरे के ऊपर है, यानी जो L1 और L2 लाइन, ये L1 लाइन नीला से दिखाया गया और L2 ब्लैक से दिखाया गया। तो ये इसके सारे पॉइंट क्या कर रहे हैं कि इस पे आ जा रहा है, नीले और ब्लैक के पॉइंट सब एक दूसरे के ऊपर आ जा रहा है। मतलब कहने वाले कि ये देखिए ये L1 लाइन है और इसी के ऊपर L2 लाइन रख दी, तो इसे प्रतिच्छेदित नहीं कहते। प्रतिच्छेदित करने का मतलब हुआ कि एक दूसरे को काटे, और कभी भी दो रेखाएं काटेंगी तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे काटेंगी, ये नहीं कि दो से अधिक पॉइंट पे कट कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि लाइन क्या होती है, एक सीधी रेखा होती है, जो एक सीधी रेखा होती है, और जब सीधी रेखा है तो ये एक ये रेखा दे दी है L1, और एक रेखा इसे ऐसे ही कट करेगी, ये नहीं कि ऐसे कट करके फिर ऐसे जाएगी, इसे वक्र कहते हैं, इसे रेखा कहते हैं। तो हमेशा रेखा क्या करेगी कि किसी एक ही बिंदु पे कट करेगी। जब दो रेखाएं आपस में काटती हैं तो उन्हें किसी एक बिंदु पर, तो उन्हीं रेखाओं को हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदित रेखाएं। अब बात करते हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं ऐसी दो रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, उसे समांतर रेखाएं कहते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि जब दो रेखाएं कभी भी किसी को ना काटे, जैसे ये रेखा है तो इस पर ऐसे बिंदु लगा देंगे। अब देखिए मान लीजिए ये दो रेखाएं हो गई, क्या हमें लगता है कि ये कभी दोनों रेखाएं आपस में कभी जाकर मिलेंगी? ये दोनों आगे बढ़ते जाए, लेकिन कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, यानी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी या टच भी नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन भी सीधे जाएगा, ये भी ऐसे जाता रहेगा, और जो ब्लैक वाला है वो ये भी ऐसे जाता रहेगा। तो अब मान लीजिए किसी दो लोग के बीच में समांतर दूरियां हैं, तो कभी वो
समांतर दूरी हमेशा बनी रहे, मतलब दोनों के बीच की हर जगह का जो, ऐसे मान लीजिए यहाँ भी अगर मान लीजिए 1 मीटर का डिस्टेंस है, यहाँ भी 1 मीटर का डिस्टेंस है, यहाँ भी 1 मीटर का डिस्टेंस है, तो क्या ये दोनों रेखाएं कभी आपस में मिलेंगी? कभी नहीं मिलेंगी। थोड़ा समझाने में दिक्कत हो रही है। ये देखिए कि हाँ, तो जब दो समांतर रेखाएं कब कहेंगे? कि दो ऐसी रेखाएं जो कभी भी किसी अपने आप को यानी एक दूसरे को कट ना करे। जैसे ये रेखाएं हो गई, ये ऐसे आगे बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी, लेकिन कभी भी एक दूसरे को ना ही टच करेंगी ना ही काटेंगी। तो उन दो रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं कहते हैं। और एक और आती है कि ये दो रेखाएं हो गए। अब ये किरण बताना है तो इससे पहले एक और जान जाते हैं कि हमने दो पढ़ा, बताते हैं किरण को। जैसे मान लीजिए हमने पहला पढ़ा क्या कि प्रतिच्छेदित रेखा है, यानी दो रेखाएं हैं जब एक दूसरे को कट करेंगी तो उन्हें कहेंगे प्रतिच्छेदित रेखाएं। प्रतिच्छेदित। और जब दो रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं कट करेंगी, ये तो कट कर देंगी, मान लीजिए इसे आगे बढ़ा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं जाके कट कर देगी, ऐसे बढ़ाएंगे तो इसे नहीं कहेंगे समांतर रेखा, वो कहेंगे कितना हुआ आगे बढ़ा लिया जाए। जैसे ये देखिए ये दो रेखाएं कभी भी आपस को नहीं कट करेंगी तो इन्हें कहेंगे हम लोग क्या? समांतर रेखाएं। और अगर जब दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हो, जब दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हो तो इसे हम लोग कहते हैं कॉन्साइड। हिंदी में बता रहा हूँ, 1 मिनट, सॉरी दिख नहीं रहा हूँ। जब दो रेखाएं, मान लीजिए पहली रेखा ये है, इसी के ऊपर दूसरी रेखा भी आ जाए ऐसे जस्ट एक दूसरे के ऊपर, ये पहली रेखा है इसी के ऊपर दूसरी रेखा आ गई तो इसे हम कहते हैं कॉन्साइड। हिंदी में बता रहे हैं। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कॉन्साइड लाइन। हाँ, जब दो रेखाएं, जैसे ये पहली रेखा है इसी के ऊपर जस्ट ऊपर दूसरी रेखा भी आ जाए तो इसे हम कहते हैं संयोग रेखा। ये टॉपिक में नहीं था, फिर याद आया तो बता रहा हूँ। संयोग रेखा, मान लीजिए जैसे ये पहली लाइन हुई, इसी के ऊपर जब दूसरी लाइन भी आ जाए जस्ट एक दूसरे के ऊपर तो उससे हम कहते हैं क्या? संयोग रेखा। ओके, तो ये हो गया संयोग रेखा। अब बात करते हैं, तो हमने 3 चीज़ें बात कर ली, क्या? प्रतिच्छेदित रेखा है, समांतर रेखा है और संयोग रेखा है। अभी मैं फिर एक बार और वो रिवाइज करा दूंगा, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं किरण। किरण कहता है कि किरण रेखा का एक भाग है, रेखा का एक भाग है जो एक बिंदु से प्रारंभ होती है और किसी एक दिशा में अनंत तक जाती है। जैसे हमने पढ़ा था कि रेखा होती है वो दोनों साइड जाती है, इसे कहते हैं रेखा। और फिर हम लोग का हो गया था क्या? रेखाखंड। रेखाखंड में क्या होता है? दो बिंदु फिक्स होते हैं, इसके चल नहीं रहा है। ये हो गया रेखाखंड। अब हम लोग बात करते हैं किरण। किरण का मतलब कि जिसके एक ही अंत बिंदु और एक दिशा में वो बहुत आगे तक बढ़ती जाती है, इसे कहते हैं क्या? किरण। मतलब किसी एक बिंदु से प्रारंभ होती है और उससे किसी एक दिशा में वो बढ़ती जाती है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि जब सूर्य भगवान से यानी सूर्य से जब प्रकाश आती है तो क्या होती है? ये सूर्य जो हो गया ये क्या हो गया कि एक इसका अंत बिंदु हो गया, यहाँ से जब प्रकाश निकलती है तो ऐसे चलती है। तो कहाँ सोचिए कि ये अनंत तक रेखा चलती रहती है, किसी एक दिशा में अनंत तक जाती रहती है ऐसे। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। हम लोग जब भी फिजिक्स पढ़ते होंगे तो वहाँ पे हम लोग कहते हैं कि प्रकाश की किरण। तो किरण का मतलब ये हुआ कि जो एक बिंदु से निकले और किसी एक दिशा में अनंत तक जाए और उसका एक बिंदु क्या हो? फिक्स हो। अब यहाँ से लाइट निकल रहा है तो इसका ये बिंदु तो फिक्स ही होगा, तो इससे किरण समझ सकते हैं। तो किरण एक बार और समझ लीजिए कि जो क्या नाम है? किरण एक रेखा है जो एक बिंदु से प्रारंभ होती है और किसी एक दिशा में अनंत तक जाती है। यहाँ इस बिंदु से प्रारंभ होती है और एक दिशा में अनंत तक जाती रहती है, उसे किरण कहते हैं। अब बात करते हैं वक्र को। वक्र का अर्थ है सीधा नहीं, मतलब कोई भी चीज़ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जो भी चीज़ है बन गया, इसे हम लोग क्या कहेंगे? वक्र कहेंगे। अब इसमें जैसे वक्र क्या होता है? सरल वक्र। वक्र मतलब कि कोई भी फिगर टेढ़ा मेढ़ा जो भी है बस सीधा ना हो, सीधा रहेगा तो कहेंगे रेखा, और थोड़ा सा टेढ़ा हो गया तो कहेंगे वक्र है। अब वक्र भी दो प्रकार के होते हैं। एक क्या हो गया? सरल वक्र, जो वक्र स्वयं को ना काटे, यानी जैसे मान लीजिए ये हो गया, ये कट नहीं किया,
ये वक्र कट नहीं किया, तो इसे कहेंगे क्या, सरल वक्र। और मान लीजिए यही वक्र हो गया जटिल वक्र में, कि यही हो गया, ये ऐसे कट कर दिया, तो इसे क्या कहेंगे, जटिल वक्र। ऐसे एक्चुअली बस हमें ये जानने से मतलब था कि वक्र होता क्या है। कोई भी टेढ़ा मेढ़ा लाइन जो होती है फिगर, उसे ही हम क्या कहते हैं, वक्र कहते हैं। ये सरल और जटिल उतना समझ में लगेंगे, फिर भी जान सकते हैं। अब बात आती है खुला वक्र और बंद वक्र। जैसे देखिए, जो वक्र बंद ना हो, यानी प्रारंभिक और अंत बिंदु एक दूसरे के ऊपर ना हो। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम लोग का एक फिगर कर्व वक्र प्रारंभ हो रहा है और ऐसे ऐसे चल रहा है, तो ये क्या हो गया, प्रारंभिक बिंदु हो गया ये शॉर्ट फॉर्म में, और ये क्या हो गया, अंत बिंदु हो गया। तो हम देख रहे हैं कि जब प्रारंभिक और अंत बिंदु एक दूसरे के ऊपर नहीं है, तो इसे हम क्या कह रहे हैं, खुला वक्र कह रहे हैं, खुला वक्र कह रहे हैं। और अगर बंद वक्र किसे कहेंगे, कि यही जब करो, मान लीजिए ये प्रारंभिक है, ये चलते चलते और क्या हो गया, प्रारंभिक और अंत दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गया, तो देख रहे हैं ये जो हमारा फिगर बन रहा है, ये क्या है, बंद फिगर बन रहा है। तो इसी बंद फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, बंद वक्र कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नोट्स मैं फिल कर दूँगा, अब नोट्स भी ऐड करते रहूँगा वीडियो के वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग PDF के रूप में डाउनलोड कर लिए करिए। अब बात करते हैं कि बहुभुज। बहुभुज यानी बंद वक्र जो केवल रेखाखंडों से बना हो वह बहुभुज कहलाता है। यानी जब जब कोई भी बंद वक्र तीन या तीन से अधिक रेखाखंडों से बना, उसे वक्र कहते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि ये मान लीजिए ये भी तो बंद वक्र ही है, लेकिन ये जो इसके ये है, ये रेखाखंड नहीं है, ये क्या है, वक्र है। जो हम लोग का जो इनका साइड होगा वो क्या होगा, रेखाखंड होगा। मतलब रेखाखंड मतलब कि जो इसके दो अंत बिंदु हो, देखिए इसका इसका ये अंत बिंदु हो गया, इस रेखा का एक ये और एक ये अंत बिंदु हो गया। तो हम कह सकते हैं कि बहुभुज, बहुभुज उसे कहते हैं कि जो एक बंद वक्र हो, बंद वक्र हो, या कह सकते हैं कि सिर्फ लाइन से बना हुआ एक बंद फिगर को, लाइन से बना हुआ एक बंद फिगर को ही हम लोग क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये सब हो गया, ये त्रिभुज हो गया, ये हो गया, देख रहे हैं सब क्या बना है, लाइन से ही बना है, तो इन सबको हम क्या कहेंगे, बहुभुज कहेंगे। आप लोग समझ रहे होंगे। अब आती है भुजाएं। भुजाएं किसे कहते हैं, किसी बहुभुज को बनाने वाली प्रत्येक रेखाखंड को। जैसे मान लीजिए यही हमारा है, तो इसको बनाने वाली एक रेखाखंड, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक हो गई, तो प्रत्येक रेखाखंड को हम लोग क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं। जैसे हमारा जो ये वाली हो गई, इसे क्या कहेंगे, हम भुजा कहेंगे। इसको भी AB वाले को भुजा कहेंगे, BC वाले को भुजा कहेंगे, CD वाले को भी भुजा कहेंगे, और DE वाले को भुजा कहेंगे, और EA वाले को भी भुजा कहेंगे। इन सबको हम भुजा कहेंगे। जितने भी रेखाखंडों से मिलकर बना है हमारा बंद वक्र, उसे ही हम क्या कहेंगे, या जितने भी रेखाखंडों से हमारा बहुभुज बना है, उसे सब रेखाखंडों को हम क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं। जैसे देखिए इसमें अगर मैं बोल दिया कि इसमें कितने भुजा है, तो ये देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये क्या हो गया, भुजा हो गया, ये भी भुजा हो गया। ये सब लाइन जो है ये क्या है, भुजा होती है। तो बात करते हैं शीर्ष किसे कहते हैं। शीर्ष, दो भुजाएं जहाँ मिलती हैं उस बिंदु को शीर्ष कहते हैं। जैसे दो भुजाएं, जैसे हमारा यही हो गया, एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया, तो दो भुजाएं यहाँ पे मिली, तो इसी बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, शीर्ष कहते हैं। जैसे अब मैं बोलूँ कि इस फिगर में कितने शीर्ष है, तो देखिए एक ये शीर्ष है, इसे क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। कोना, कोना को ही हम लोग क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। देखिए एक ये कोना हो गया, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम कहेंगे 5 शीर्ष है। देख रहे हैं, जब दो रेखाखंडों को मिलाने से एक बिंदु पर मिलती है, उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, रेखाखंड, वो रेखा कह रहे हैं, शीर्ष कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए यही फिगर हो गया, छोटा सा बन रहा है, तो इसका ये क्या हो गया, शीर्ष हो गया, ये भी क्या हो गया, शीर्ष हो गया, और ये भी क्या हो गया, शीर्ष हो गया। अब देखिए ये क्या हो गया, भुजा हो गया, ये भी क्या हो गया, भुजा, और ये भी क्या हो गया, भुजा हो गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं आगे चलते हैं। अब बात ये आसन्न भुजाएं किसे कहते हैं। आसन्न, जैसे मान लीजिए हमारा फिगर है, तो देखिए कोई भी दो भुजाएं जिनमें एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु हो, उभयनिष्ठ मतलब एक कॉमन पॉइंट हो,
जैसे मान लीजिए कॉमन कहने मतलब कि मान लीजिए हम लोग इंसान है तो सभी के पास 2 आँख 2 कान है, तो ऐसे ही 2 लाइन है तो 2 लाइन के पास क्या हो, एक कॉमन पॉइंट हो। जैसे हमारा ये लाइन हो गया ABCD, तो ये देखिए AB लाइन हुआ और ये BC लाइन हुआ, इन दोनों के पास एक कॉमन बिंदु है, तो इन्हीं दोनों लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, आसन्न भुजाएं कहेंगे। इन दोनों को क्या कहेंगे, आसन्न भुजाएं कहेंगे, आसन्न भुजाएं। फिर हम इन दोनों को भी कह सकते हैं आसन्न भुजाएं, इन दोनों को भी आसन्न भुजाएं कह सकते हैं, मतलब एक दूसरे के बगल वाले लाइन को ही क्या कहते हैं, दोनों लाइन को लेकर कहते हैं क्या, आसन्न भुजाएं। जैसे यहाँ पे हमने दिखाया है कि ये और ये दोनों मिलाकर क्या होंगी, आसन्न भुजाएं होंगी। यानी कोई भी 2 भुजाएं जिनमें एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु है, जैसे ये हम देख रहे हैं कि ये 2 भुजाएं हो गई, इन्हें हम भुजा कहते ही हैं, और दोनों भुजाएं कि ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ बिंदु हो गया। इसी उभयनिष्ठ बिंदु मिला तो इन्हीं 2 रेखाओं को हम क्या कहेंगे, आसन्न भुजाएं कहेंगे। अब बात करते हैं विकर्ण। विकर्ण इंग्लिश में डायगोनल कहते हैं। उन शीर्षों को लीजिए जो आसन्न नहीं है। जैसे मान लीजिए एक ये शीर्ष हुआ और एक ये शीर्ष हुआ, ये दोनों क्या है, आसन्न नहीं है। आसन्न तो ये दोनों है और ये दोनों है, ये दोनों तो मतलब अलग अलग दोनों आसन्न है। तो इन दोनों बिंदु को, दोनों उभयनिष्ठ बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। विकर्ण मतलब कि एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक जाए। जैसे देखिए यहाँ से ये गया यहाँ तक और यहाँ तक, तो इसे क्या कहेंगे, इन दोनों क्या कहेंगे, विकर्ण कहेंगे। जैसे मान लिया अब यहाँ से हमें ड्रॉ करना होता तो एक ये होता है और एक ये होता है, इन दोनों को भी हम लोग क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम समझा दे रहे हैं, पर काफ़ी यूज़फुल ये सब चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए ये हुआ ABCDE, अब मान लीजिए हमने यहाँ से यहाँ एक रेखा खींच दी, तो इस रेखा को क्या कह दिया, विकर्ण कह दिया। विकर्ण कह दिया, इसको क्या कह दिया, विकर्ण कह दिया। और ऐसे ही अब एक और रेखा, यानी किसी एक भुजा से, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक तो हम जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने पे भुजा मिल रही है। अब यहाँ से यहाँ तक एक बिंदु पे जाएंगे, इस बिंदु से इस बिंदु पर, तो एक लाइन मिला, इसी लाइन को क्या कहेंगे, विकर्ण कहेंगे। फिर यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, इसे भी हम क्या कहेंगे, विकर्ण कहेंगे। तो ये हो गया, विकर्ण हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कोण। तो हम बात करें कोण को। कोण को हम लोग इंग्लिश में एंगल कहते हैं, इसे ऐसे दिखाते भी, ये इसका फिगर होता है। यानी कोण किसे कहते हैं कि जब 2 रेखाएं किसी एक बिंदु पे मिल जाती है तो इनके बीच का जो ये होता है, ये वाला, इसे कहते हैं आर्क, यानी चाप वाला जो दूरी होती है, इसे हम कहते हैं क्या, कोण। और हम इसे ऐसे लिखते हैं AOB। मान लीजिए ये ऐसा है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, ऐसे फिगर बनाते हैं, फिर लिखते हैं BOA, यानी इसे कहेंगे, पढ़ेंगे क्या, कोण BOA। मतलब BOA के बीच का जो आर्क वाला डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। यानी 2 किरण भुजा कहलाती है, यानी उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु शीर्ष कहलाता है। यानी देखिए ये जो कोई भी फिगर हुआ, एक फिगर से समझते हैं कि कह रहा है कि ये मान लीजिए ABCD, कह रहा है कि जब 2 लाइन को ऐसे मिलाया गया, यानी 2 भुजा को, तो इनके बीच की जो ये वाला डिस्टेंस है इसे कहते हैं क्या, कोण। और इसे उभयनिष्ठ वाले बिंदु, ये जो उभयनिष्ठ बिंदु कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, शीर्ष कहने लगते हैं। और ये जो हमारा किरण कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, भुजा। मतलब भुजा तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि 2 भुजाओं के बीच की जो ये दूरी होती है 2 भुजाओं की, इसे ही हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो कोण क्या होता है, तो आप लोग बेसिक सा डेफिनेशन बना सकते हैं कि जब 2 लाइन ऐसे मिलती है किसी एक पॉइंट पे, तो जो दोनों लाइन के बीच का जो ये एंगल आर्क वाली यानी चाप वाली दूरी होती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ओके, अब देखिए ये थोड़ा बेसिक पॉइंट था जिसे हमें बताना जरूरी था। अभ्यांतर, अभ्यांतर मतलब होता है अंदर। जैसे मान लीजिए हमने ये कोण बना दिया AOB, इसके अंदर एक पॉइंट है X, तो मैंने कहा कि कोण BOA के अभ्यांतर में कौन सी बिंदु है, तो हम लोग कहेंगे X है। अभ्यांतर मतलब अंदर, बहिर्भाग मतलब बाहर। अगर मान लीजिए यहाँ पे Y रहता तो मैं पूछा कि कोण BOY के BOA के बाहर कौन सा बिंदु है, तो यहाँ बोलेंगे हम लोग क्या, Y है। पर स्थित, अगर मैं बोलता कि ये एक लाइन है AB,
इस पर अगर जेड बिंदु है तो मैं कहता कि जेड बिंदु जो है ए बी लाइन पर स्थित है। अब हम लोग बात करते हैं त्रिभुज। त्रिभुज की बात करते हैं। थोड़े त्रिभुज कहते हैं तो त्रिभुज तीन भुजाओं से बनी एक बहुभुज होता है। यह सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज है, क्योंकि हमें पता है कि 2 लाइन को मिलाएंगे तो कोण बनेगा, और जब इसमें 3 लाइन को मिलाएंगे तो एक छोटा सा फिगर बनेगा। इसे ही कहते हैं क्या? त्रिभुज। तो सबसे छोटा बहुभुज क्या है? त्रिभुज है। तो त्रिभुज कहते हैं किसे कि जब 3 रेखाखंडों को मिलाने से बनने वाली बंद फिगर को, या 3 रेखाखंडों से बनने वाली बहुभुज को ही हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? त्रिभुज। इस त्रिभुज में कितने साइड है यानी भुजा? 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा। कितने कोण है? 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण। कितने शीर्ष है? 1 शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष। और इसमें कोई विकर्ण नहीं बनेगा। त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता है। त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता है, क्योंकि हम पता है कि यहाँ से यहाँ तक बिंदु को ले जाएंगे, यानी एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष को जोड़ने वाले रेखाखंड को हम लोग क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। लेकिन देख रहे हैं यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे तो ये हमारा भुजा पहले से ही दिया है। अगर मान लिया ऐसे रहता तो एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष पे जाते तो ये विकर्ण कहलाता है, ये विकर्ण कहलाता, ये तो भुजा ही है, तो इसे नहीं कहेंगे। तो यानी त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता है। अब बात करते हैं चतुर्भुज। सेम वैसे ही है। चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं वाला बहुभुज, यानी 4 रेखाखंडों से, ऐसे जब 4 रेखाखंडों से बना हो कोई भी फिगर, तो इन्हीं 4 भुजाओं से, 4 रेखाखंडों से बनने वाली बहुभुज को ही हम लोग क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज, चतुर मतलब 4, और भुज मतलब भुजा, तो 4 भुजाओं वालों को ही हम लोग क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। त्रिभुज यानी त्रि मतलब 3, भुज मतलब भुजा, तो 3 भुज वाले को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो ये सब नाम याद रखने का हुआ है। अब देखिए, इसमें हम बोले कि विकर्ण क्या हो सकता है, तो हम कहते हैं कि एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष पे जाने पर जो नई रेखा बनती है उसे क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। तो देख रहे अगर इस शीर्ष से इस शीर्ष पे जाएं तो ये तो भुजा हमारी दी हुई है पहले से, यहाँ भी नहीं जा सकते। जा कहाँ सकते हैं? ए से सी तक जा सकते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। इसमें एक विकर्ण हुआ ये, फिर बी से डी तक जाएंगे तो दूसरा विकर्ण हुआ। यानी हमारे जो कितने हैं कि चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? तो 2 विकर्ण। तो विकर्ण किस में हो गए? चतुर्भुज में हो गए। सॉरी, 2 विकर्ण चतुर्भुज में हो गए। 2 विकर्ण हो गए चतुर्भुज में। इसमें कितने वो हैं? शीर्ष 1 शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष, 4 शीर्ष। शीर्ष मतलब कोना। तो इसमें कितने हो गए? 4 शीर्ष हो गए। कितने भुजा हो गए? 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा। 4 भुजा हो गए। चतुर्भुज नाम है तो 4 भुजा पता ही है। कोण कितने हुए? 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये ज्यामिति की बेसिक चीज़ें जो हैं, जो मतलब हमें जानना चाहिए, जैसे चतुर्भुज क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है, कोण क्या होता है, आसन्न भुजा क्या होता है, भुजा क्या होता है, ये सब चीज़ें। तो इसका मैं शॉर्ट में नोट्स बना के आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो देख लेना आप लोग। अब बात करते हैं वृत्त को। तो एक्चुअली वृत्त होता क्या है, जब क्लास 6 के बेसिक में पढ़े कि जब किसी एक बिंदु को फिक्स करके और जब उसके चारों तरफ घूमे, जैसे हमने गांव में देखा होगा कि अगर गाय को एक जगह बांध दिया जाता है, जिसे हम लोग गाँव में उसे बोलते हैं क्या, एक छोटा सा ऐसा डंडा ज़मीन में तो ऐसे होल्ड करके या फिर बांध देते हैं, तो और गाय यहाँ पे बांधती है, यहाँ गाय हो गई। तो अब ये गाय क्या कि अब जैसे ऐसे चारों तरफ घूमने लगी, तो चारों तरफ घूमी तो ये जो कर्व बनता है, वक्र बनता है, इसे ही हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। इसका ये होता है कि ये एक बिंदु के क्या करी, एक बिंदु के चारों तरफ घूमी है, और जो एक बिंदु के चारों तरफ घूम रही है तो इनके बीच का ये जो दूरी है, यानी रस्सी छोटी बड़ी तो होगी नहीं। जैसे वो ऐसे घूम रहा है कि वो रस्सी एकदम तनी हुई है, मतलब एकदम स्ट्रेच है एकदम। ये नहीं कि जैसे कभी यहाँ से चल रही है फिर यहाँ से जाके ऐसे चलने लगी, ऐसे नहीं कि एकदम रस्सी स्ट्रेच है और वो ऐसे चल रही है, तो इसे ही क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। अब देख रहे हैं कि यहाँ की जो भी दूरी है, मान ली यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी है आर है, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी भी क्या होगी? आर होगी। ये भी क्या होगी? आर होगी। तो ऐसे जो कर्व बन जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। अब इसमें कुछ नाम है, जैसे मान लीजिए कि जिस बिंदु के चारों तरफ घूमती है, इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं?
केंद्र कहते हैं, केंद्र कहते हैं। और जो रस्सी की लंबाई होती है, यानी बिंदु से और यहाँ पे जो रस्सी की लंबाई होती है, इसे आर, इसे हम क्या कहते हैं, आर को त्रिज्या, त्रिज्या। और मान लीजिए इधर भी आर आएगा, इधर भी आर आएगा, तो मान लीजिए ए ओ बी, ये जो ओ ए लाइन है इसे हम क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। और ए बी को, ये भी आर हुआ और ये भी आर हुआ, तो ए बी को क्या कहेंगे, ए बी बराबर क्या होगा हम लोग का, 2r के बराबर होगा, 2r के बराबर। और जो ये 2r होगा इसे क्या कहते हैं हम लोग, व्यास। यानी जो ऐसे सीधी लाइन बन जाए, या फिर इसी लाइन को भी हम लोग क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। किसी भी लाइन को इसे भी व्यास कहेंगे, इसे भी व्यास कहेंगे। सबकी लंबाई क्या होगी, जितना त्रिज्या होगी उसमें 2 का गुणा कर देंगे। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। अब बात करते हैं, ये एक्चुअली बेसिक सा चीज़ दिया हुआ है, तो फिगर बना के समझते हैं। मान लीजिए ये वृत्त है, एकदम सीधा बना हुआ, इसे क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। ओ क्या है, केंद्र है। फिर ओ से ए के बीच की जो दूरी है इसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ओ क्या है, यहाँ लिखते जाता हूँ, ओ क्या है, केंद्र है। ओ ए जो है वो क्या है, त्रिज्या है। और जब हम सिर्फ सीधे ओ ए से भी सीधी लाइन एक लेते हैं इधर, तो ये दोनों ए बी मान लीजिए पॉइंट है ये भी, तो ए बी को हम लोग क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। और हमें पता है कि इसकी लंबाई आर है, तो इसकी भी लंबाई क्या होगी, आर होगी। तो पता है कि जब अगर हम त्रिज्या में 2 का गुणा कर दें, त्रिज्या में 2 का गुणा कर दें, क्योंकि हमें पता है आर प्लस आर कितना होगा, 2r होगा। ये हम अलजेब्रा में सीखेंगे कैसे 2r हो जाता है। तो r प्लस आर 2r होगा, तो यानी 2r, तो ये पूरी लेंथ कितनी होगी, 2r, यानी जो भी है। तो इसे हम क्या कहेंगे, त्रिज्या में हम क्या कर रहे हैं, ये आर त्रिज्या होगी, तो त्रिज्या में 2 का गुणा कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल जा रहा है, व्यास मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर कोई एक छोटा सा, अगर ऐसे लाइन खींच दिया गया कहीं भी, बस इसको छोड़ के, ए बी के छोड़ के कहीं भी एक्स वाई लाइन खींच दिया गया, तो इसे हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। जीवा कहते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी ये सर्कल हुआ, इस सर्कल को, ये व्यास वाले को छोड़ के, यानी कोई लाइन जो केंद्र से जाता है उसको छोड़ के, देखो व्यास हम किसे कहेंगे, व्यास की जो लाइन, जो रेखाखंड क्या हो, त्रिज्या से जाता हो, उसे हम क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। ये बताना भूल गया था। तो व्यास क्या होता है, व्यास जो रेखाखंड केंद्र से होकर जाता है, केंद्र से होकर जाता है, उसे व्यास कहते हैं। अब देखिए कि एक बिंदु से कितनी लाइनें जा सकती है, ये भी क्या हुआ, ये भी व्यास हुआ, ये भी व्यास हुआ, यानी केंद्र से जितनी भी लाइनें जाएंगी तो व्यास होंगी। तो हम यहाँ पूछ सकते हैं कि कितनी भी, अगर एक वृत्त है, इस वृत्त में कितनी व्यास होंगी, तो हम लोग कहेंगे अनंत व्यास होंगी। क्योंकि देखिए एक रेखाखंड ये चली गई, ऐसे ही ये जाएगा कि ये सिर्फ क्या होगा, कि ये जो वृत्त बना हुआ है ये वृत्त को सिर्फ क्या करेगा, टच करेगा। एक व्यास हो गई, ये हो गई एक व्यास, 2 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो हम लोग कितना, बहुत सारा ऐसे व्यास बना सकते हैं। तो हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ बन जा सकता है कि व्यास के अंदर कितनी रेखाखंड, एक वृत्त के अंदर कितनी व्यास होती हैं, तो हम लोग लिखेंगे अनंत व्यास। अनंत, ये अनंत है, अनंत व्यास एक वृत्त के अंदर होती है। अनंत व्यास एक वृत्त में होता है। अनंत व्यास है तो अनंत क्या होगी, त्रिज्या भी क्या होगी, अनंत ही होगी, त्रिज्या भी अनंत होगा। जैसे देख लेते हैं, मान लीजिए हमारा सर्कल हुआ, तो ये केंद्र से जो दूरी होती है उसे हम त्रिज्या कहते हैं। ये देखिए कितनी कितनी हम लाइनें ड्रा कर सकते हैं केंद्र से, और ये जो केंद्र से इस पर जो दूरी होती है, इससे जो लाइन बनी रहती है वृत्त पर, उसी हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। अब देखिए, अब बात आ गई इस पर, ये बेसिकली हम लोग अभी नाम जानते हैं कि किसे त्रिज्या कहते हैं, किसे क्या कहते हैं। ये जो लाइन बन रहा है, ये जो वृत्त वाला ये जो लाइन है, इसे हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं।
परिधि कहते हैं। और हमें पता है कि ये क्या हो गया, ये केंद्र है और इसे क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। अब अगर हम कोई एक ऐसा लाइन खींच दें, तो लाइन खींचने के बाद हमें क्या मिल रहा है कि ये जो हमें एक्स वाई लाइन है, इस लाइन को एक्स वाई लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, यानी एक्स वाई रेखाखंड को जीवा कहते हैं। और जो जीवा के अंदर वाली भाग है ये, और ये जो परिधि, ये परिधि के ऊपर वाले भाग और इसके बीच के भाग जो होता है, इसे हम क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं, और इसे जीवा कहते हैं। अब अगर मान लीजिए किसी वृत्त में केंद्र से दो ऐसी रेखाएं खींच दी गई, यानी त्रिज्या में, तो ये क्या है, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। तो इसे हम, इसके बीच को जो ये सब हो गया, सरफेस हो गया ओ ए बी, यानी ओ ए और ओ बी के बीच की जो ये बीच का जो ये सरफेस हो गया और ये परिधि के ऊपर का, इसे हम कहते हैं क्या, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड, ये याद करने वाली बात है, इसे क्या कहेंगे, त्रिज्यखंड कहेंगे। और हम पता है कि इसे हम क्या कहते हैं, चाप कहते हैं, चाप। जैसे ए बी, इसे हम क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। जैसे जो ए और बी हो गया, इंग्लिश में आर कहते हैं, चाप। तो मान लीजिए यहाँ पे ए बी को हम लोग क्या कहेंगे, जो एरिया यानी क्षेत्रफल ओ ए लाइन, ओ ए त्रिज्या और ओ बी त्रिज्या और चाप ए बी के अंदर का है, उसे क्या कहेंगे हम, त्रिज्यखंड कहेंगे। सेम जो क्षेत्रफल एक्स वाई लाइन के अंदर में और एक्स वाई चाप के ऊपर है, उसे ही हम क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। तो आई होप कि ये सब चीज़ें समझ में आ रही है। और मान लीजिए कि ये कोई वृत्त है, इसका ये केंद्र है, तो इसको हम लोग ऐसे दो भागों से काट दिया, यानी ऐसे काटे, सेंटर से हम लोग क्या करें, केंद्र से दो भागों में बांट दें, तो हमें क्या मिलेगा, ऐसे मिलेगा, एक ऐसे मिलेगा और एक ऐसे मिलेगा। जैसे ये दो भाग अलग अलग हम रख दे तो ये मिलेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं। अर्धवृत्त यानी वृत्त का आधा भाग है। केंद्र से जब हम काटते हैं किसी चीज़ को, दो बराबर भागों में बांटना है, तो हम क्या करते हैं, एकदम बीच से काटते हैं। तो इसे भी हम लोग जब बीच से कट किए तो ये हमें क्या मिल गया, अर्धवृत्त मिल गया।